नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल पता होगा दोस्तों कि सुबह जो है 9:30 बजे की क्लास हमारी है। यह यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अब तक जो है दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करा दिए गए हैं। यूथ कंपटीशन का 12 प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करा दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां है। और इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं जो 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, तो शाम 3 बजे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। और शाम 7 बजे 7:30 बजे आपको किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है दोस्तों। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी वीडियो का जो सभी प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बात करते हैं सभी PDF को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, जो जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं उनका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें दोस्तों, अगर PDF का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है अगर वह काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224। टेस्ट वाला 223224 सर्च करके वहाँ से आप ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 से। आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं, मिलान करना है हमको दोस्तों। कुछ समय दिया गया है, उनके साथ जो घटित घटनाएं हैं, क्या हुआ था, किस समय क्या हुआ था। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया, पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1527 में कौन सी घटना घटी थी। 1527 की बात करें दोस्तों तो 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। सभी को पता है 1527 में खानवा का युद्ध होता है। और 1556 में बात की जाए तो अकबर का राज्यरोहण होता है। 1556 में जो है अकबर अपना राज्यरोहण करवाया था। और 1579 की बात की जाए तो मजहर की घोषणा की गई थी। कब? 1579 में। और वहीं बात किया जाए 1668 में क्या हुआ था दोस्तों, तो औरंगजेब का बनारस फरमान हुआ था। क्या हुआ था? औरंगजेब का बनारस फरमान हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मिलेगा? किस ऑप्शन में दिया गया है कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, केवल ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों, पहले का तीसरा। तो ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे जो है भारत का सादी कहा जाता है। फारसी कवियों में से जो दोस्तों किसे जो है भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन को, अमीर खुसरो को, शेर अबुल फैजी को, हुसैन सनाई को कहा जाता है। तो भारत के जो सादी कहा जाता है दोस्तों फारसी कवियों में से, यह अमीर हसन जो हैं इन्हें कहा जाता है भारत का सादी। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन जो है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार वंश है, पाल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, चोल वंश है। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था दोस्तों, यह आपका चोल वंश जो है यह त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा सही है। इसमें चौथा प्रश्न अगला पूछा जा रहा है कि सिमुक जो है निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। सिमुक की बात की जाए तो इन ऑप्शन में से किसका संस्थापक था? चेर वंश का था, चोल वंश का था, पांड्य वंश का था या फिर सातवाहन वंश का था। पूछा गया है सिमुक जो है किस वंश का संस्थापक है। सिमुक की बात की जाए दोस्तों यह सातवाहन वंश का जो है संस्थापक है। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक है। याद करने की ट्रिक बताया जाए दोस्तों तो सा से होता है सातवाहन और सा से होता है सिमुक। सिमुक जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कहाँ उल्लेख मिलता है दोस्तों 16 महाजनपदों का? महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में, ललित विस्तार में मिलता है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों यह कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होता है हमारा
कि अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, छठा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष जो है आरंभ की गई थी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? 1861 में, 1892 में, 1909 में या फिर 1919 के। तो बात किया जा रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा किस वर्ष से शुरू की गया था दोस्तों। तो जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो शुरू की गई थी 1892 में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा शुरू की गई थी यह 1892 में शुरू किया गया था। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह थे, प्रीतम सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे या फिर शाहनवाज खां थे। पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे। तो आज़ाद हिंद फौज के जो प्रथम सेनापति थे दोस्तों यह मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था। किस पर जोर दिया गया था दोस्तों? जो दिसंबर 1929 के लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें जो है किस पर जोर दिया गया था? होम रूल पर, पूर्ण स्वराज पर, औपनिवेशिक स्वशासन पर या फिर प्रशासन में भारतीय की सही भागीदारी पर। तो दिसंबर 1929 के जो लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें दोस्तों ये पूर्ण स्वराज पर जोर दिया गया था। किस पर? पूर्ण स्वराज पर जोर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 9वां नंबर का पूछा जा रहा है कि कह रहा वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? HSRA। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, कानपुर में है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में हुई थी। तो HSRA की स्थापना जो हुई थी दोस्तों यह आपकी दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसे जो है महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा जो एकमात्र अधिवेशन था वह कहाँ हुआ था यह हमसे पूछा गया था। अमरावती में, बेलगांव में, कराची में, नागपुर में। तो महात्मा गांधी है जो एक ही कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे दोस्तों, वह कौन सा अधिवेशन है यह हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बेलगांव का जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। ठीक दोस्तों, और यह कब हुआ था? 1924 में हुआ था। जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था यह 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी किए थे। चलिए अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर का पूछा जा रहा है, बताइए कि इसमें पूछा जा रहा है कि आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में जो है शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा देश है जो आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसे नहीं किया जाता है? इसमें दोस्तों 2 को सम्मिलित किया जाता है और 2 को नहीं सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1 पर आता है आपका कनाडा, दूसरे नंबर पे आता है USA। यह दोस्तों दोनों जो हैं आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में शामिल हैं। बात की जाए मैक्सिको और क्यूबा जो है यह दोनों हैं आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो कौन से हैं? तीसरा और चौथा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किस में दिया गया है। तीसरा चौथा का ऑप्शन है ऑप्शन डी में हमारा बिल्कुल सही होगा। मैक्सिको और क्यूबा जो है आंग्ल अमेरिकन परिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है। 12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंधित करेंगे? कह रहा है कि निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से जो है टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? पहला ऑप्शन है इसमें दिया गया है मैक्सिको की खाड़ी को, चीन सागर को या फिर हिंद महासागर को या फिर USA को।
टॉर्नेडो का जो संबंध है दोस्तों, यह कहाँ किससे है, तो मैक्सिको की खाड़ी से है। टॉर्नेडो जो है चक्रवात है, यह मैक्सिको की खाड़ी में आता है। कहाँ होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त नहीं है दोस्तों। उपर्युक्त नहीं, तो इनमें से पूछा गया है कि भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति जो है ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है कि तमिलनाडु का पूर्वी तट है, लद्दाख की पूंगा घाटी, या मणिकरण क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट। इनमें से कौन जो है भूतापीय शक्ति जो है ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपर्युक्त नहीं है। उपर्युक्त नहीं है दोस्तों तमिलनाडु का पूर्वी घाट जो है, यह भूतापीय शक्ति के उत्पादन के लिए उपर्युक्त नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 14 नंबर का कि भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ से पाया जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र घाटी में, दामोदर घाटी में, गोदावरी घाटी में, महानदी घाटी में। तो भारत का लगभग जो 2/3 कोयला पाया जाता है, यह सभी को पता होगा कि दामोदर घाटी में जो है सबसे अधिक 2/3 कोयला पाया जाता है। और इसके खदान की बात करें दोस्तों, तो इसमें रानीगंज आता है, झरिया जो है दामोदर घाटी के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 15 नंबर का, इरडा जो है, इरडा नियमन करती है। इरडा जो है नियमन करती है किसका, बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, या उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। इरडा की बात किया जाए दोस्तों, तो इरडा जो है बीमा कंपनियों का नियमन करती है। किसका, बीमा कंपनियों का नियमन करती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है साक्षरता दर जो है सबसे अधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है साक्षरता दर सर्वाधिक थी। ऑप्शन आपके सामने है, मणिपुर, पंजाब है, असम है, मध्य प्रदेश में है। तो साक्षरता दर सर्वाधिक थी दोस्तों, यह किस राज्य की थी, तो मणिपुर की जो है सबसे अधिक थी। किसकी थी, सबसे अधिक की बात की जाए तो दोस्तों केरल की थी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मणिपुर है, लेकिन हमसे ऑप्शन में जो दिया गया मणिपुर दिया गया, तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करते हुए नीचे कूट का चयन कीजिए। इसमें बात कर रहा है कि कृषि जो है श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब किया गया था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, यह 2001 में किया गया था। किसमें, 2001 में किया गया था। बात किया जाए स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वराज योजना है, इसकी शुरुआत जो है की गई थी आपकी 1990 में। ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन जो है तीसरे के साथ जाएगा। रोजगार गारंटी योजना की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, यह आपकी की गई थी 1993 में। लास्ट है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत जो है 2000 में की गई थी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया, पहले का चौथा, दूसरे का जो है तीसरा, केवल ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 18 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है सही ढंग से। तेल शोधनशाला जो है दोस्तों मथुरा में है, यह बात बिल्कुल सही कही गई है, तेल शोधनशाला जो है मथुरा में है। उर्वरक संयंत्र की बात की जाए तो यह लखनऊ में नहीं है। उर्वरक संयंत्र जो है दोस्तों गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है, लेकिन जो है आपका लखनऊ में नहीं है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। तो कालीन उद्योग की बात की जाए भदोही में है। एल्युमिनियम उत्पादन जो है सोनभद्र में होता है, सोनभद्र के रेणुकूट में। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि गरीबी उन्मूलन का
कह रहा है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का जो नारा दिया गया था दोस्तों, यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो नारा था दोस्तों, गरीबी उन्मूलन था। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? कौन सा बैंक है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। HDFC बैंक, एक्सिम बैंक, नाबार्ड है या फिर बंधन बैंक है। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है, यह आपका जो है नाबार्ड बैंक है। कौन है? नाबार्ड बैंक। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो यह आपका जो है नगर पालिकाओं का जो उल्लेख किया गया है भाग 9 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 9 के ए में किया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। नगर पालिकाओं के लिए जो बात की गई है यह भाग 9 के ए में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 22 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का जो है अपना उच्च न्यायालय नहीं है? किसका जो है अपना उच्च न्यायालय नहीं है? किस राज्य का? उड़ीसा का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का, मिजोरम का। किसका नहीं है दोस्तों? तो यह आपका जो है मिजोरम राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक, मिजोरम राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न इसमें 13 नंबर का पूछा जा रहा है, 23 नंबर का सॉरी दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन है? केवल लोकसभा है, केवल राज्यसभा है, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा है, या डी ऑप्शन कह रहा है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों शामिल है। तो भारतीय संसद की बात की जाए दोस्तों तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि के लिए संतुष्टि पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? किसकी संस्तुति पर जो है मूल कर्तव्य शामिल किया गया है दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति या फिर ठक्कर समिति के तहत? तो भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्य शामिल किया गया है दोस्तों, यह किस समिति के तहत? तो किसके तहत? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी के साथ हमारा जो है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 25 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है दोस्तों। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? राज्यसभा में स्थानों से आवंटन के लिए संबंधित है कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी, छठवीं अनुसूची है। तो बात कर रहा है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन का जो बात किया गया है दोस्तों, यह चौथी अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें कह रहा है आपका कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी जो है समस्थानिक है दोस्तों। पूछा गया है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी जो है समस्थानिक कौन सा है दोस्तों? तो इसके बात किया जाए दोस्तों तो फास्फोरस 32 होता है। कौन है? फास्फोरस 32। ऑप्शन ए में दिया गया है हमारा फास्फोरस 32 है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है 27 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादन करता है। जो मानव शरीर में इंसुलिन होता है उसका उत्पादन, उसका कार्य क्या होता है? यकृत से होता है, वृक्क से होता है, प्लीहा से होता है, अग्नाशय से। तो मानव शरीर में जो है इंसुलिन उत्पादक अंग जो है यह अग्नाशय जो है इंसुलिन उत्पादन करता है। कौन करता है? अग्नाशय।
अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 28 नंबर का पूछा जा रहा है कि हरित गृह प्रभाव क्या है। हरित गृह प्रभाव क्या है दोस्तों? वैश्विक ताप में वृद्धि है, वैश्विक ताप में कमी है, सागर जो है जल के ताप में वृद्धि, या नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो हरित गृह प्रभाव जो है दोस्तों, यह जो है वैश्विक ताप में वृद्धि होता है। क्या होता है? वैश्विक ताप में वृद्धि। ऑप्शन ए वाला हमारा सही है। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सभी को पता होता है, एसिटिक अम्ल होता है, जो कि सिरका का रासायनिक नाम है। कौन है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है। किसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में। तो पूछा गया है कि उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है, तो नीला प्रकाश में जो है उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है कि जो उच्चतम ऊर्जा होती है यह नीला प्रकाश में होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें फिर 36 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी का प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो प्रकृति का सुकुमार जो कवि कहा जाता है दोस्तों, यह कहे जाते हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 37 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना सभी को पता है कि गायब कर देना, या फिर बहुत से मित्र इकट्ठे होना, या फिर भाग जाना, या 9 और 2 गिनना। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना दोस्तों। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक अत्यंत जो है समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहलाता है। 2 या 2 से अधिक जो वर्णों का मेल होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ऑप्शन डी के साथ बिल्कुल सही है कि संधि कहा जाता है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है। इसमें है दोस्तों आपका कि कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। मजदूरों को अनेक काम हैं, या फिर मजदूरों को अनेकों काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम हैं, या फिर मजदूरों को अनेक काम हैं। तो जो है शुद्ध वाक्य की बात किया जाए दोस्तों, तो मजदूरों को जो है अनेक काम है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। ध्यान रहे दोस्तों, ऑप्शन ए क्यों नहीं सही होगा? बिल्कुल सेम मिल रहा है, आपको लग रहा होगा कि मजदूरों को अनेक काम हैं, और डी ऑप्शन में क्या अंतर है दोनों में? तो दोनों में देखा जाए अगर है पे है और इसमें है, इसमें जो है अनुस्वार लगा है, इसमें नहीं लगा है। तो जो मजदूरों को अनेक काम है में जो होता है, इसमें अनुसार लगा रहता है। ये वाला हमारा गलत होगा। तो कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अपने जीवन का स्वयं लिखी कथा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो कथा अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई है उसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं, स्मरण कहा जाता है, आत्मलग्नी कहा जाता है, या फिर आत्मकथा कहा जाता है। जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई हो उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक दोस्तों, आत्मकथा कहते हैं। और एक जीवनी होता है। जीवनी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जीवनी की बात करें, जीवनी जो है दूसरों के द्वारा लिखी जाती है उसे जीवनी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें जो है 51 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। CARI जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, जिसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहा जाता है? तो यह दोस्तों आपके कहाँ स्थित है? बरेली। कहाँ? बरेली जिला में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जो है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह 26 जनवरी से एक दिन पहले मनाया जाता है, अर्थात 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए दोस्तों तो कौन सा है? कथकली है, भांगड़ा है, कथक है, कुचिपुड़ी है। तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों यह आपका कथक है। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक जो हैं पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे पदार्थ कौन कौन से हैं? कह रहा है कि खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने से जो है मृत्यु हो सकती है, कौन कौन से जो है पदार्थ होते हैं? तो जो कचरों में पाया जाने वाला दो रासायनिक पदार्थ होता है दोस्तों, जिसका प्रत्यक्ष रूप से अगर फलस्वरूप उसका जो है प्रभाव पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से, तो वह जो है मृत्यु हो सकती है। किसके किसके कारण? मरकरी और जो है आपका साइनाइड के कारण होता है। मरकरी और साइनाइड जो आपके दो पदार्थ हैं, इसका अगर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर तो मृत्यु हो सकती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 55 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? इसमें जो है कुल टोटल 6 भाषा हैं। कितनी भाषा है? 6 भाषा हैं, जिसमें से आपका अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन पहला वाला है, बिल्कुल सही दिया गया है। अगर आपको ऑप्शन में जो है याद नहीं है तो आप बस इतना याद कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की संघ की भाषा कितनी है? 6 भाषा है। अब आप ही देख लीजिए, कुछ ऑप्शन में जो दिया गया इसमें 3 ही भाषा दिया गया है, इसमें जो है 4 भाषा दिया गया है, इसमें भी 4 भाषा दिया गया है। तो राष्ट्रीय संघ की जो सरकारी भाषाएं हैं यह टोटल 6 भाषा है, जिसमें से अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की किरणों को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 90 सेकंड, लगभग 180 सेकंड या लगभग 340 सेकंड, लगभग 500 सेकंड लगता है। बात कर रहा है सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो है कितना समय लगाती हैं? तो यह 500 सेकंड समय लगता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विधानसभा में जो है भारत के संविधान के अनुसार काम जो है कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? पूछा गया है कि विधानसभा में जो है भारत के संविधान के अनुसार जो है कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? 30 से 272, 80 से 540 या फिर 54 से 333 या 60 से 500 व्यक्ति। तो कम से कम जो व्यक्ति होने चाहिए विधानसभा में यह 60 व्यक्ति होने चाहिए कम से कम, और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तविक एवं डिजाइनकार कौन था? कह रहा कि नई दिल्ली का मुख्य जो है वास्तविक एवं डिजाइनर कौन था दोस्तों? इसका सभी को पता होगा दोस्तों, एडविन लुटियंस था दोस्तों। इसमें लुटियंस थोड़ा सा अजीब लिखा गया है, तो इसका नाम जो है एडविन लुटियंस था और यह नई दिल्ली का वास्तविक एवं डिजाइनर था। कौन था? एडविन लुटियंस। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही होगा।